द ग्राफ रिलेट्स द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। एक फॉलिंग बॉडी का मोशन है और बताना है आपको ये ग्राफ कौन सा होगा। तो प्लीज याद रखें कि जब भी कोई ये ओ लेवल से चलता हुआ आ रहा है, जब भी कोई बॉडी हवा की मौजूदगी में गिरती है इन एयर, ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो वो कैसे गिरती है, स्पीड उसकी बढ़ रही होती है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही होती है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से गिरती है, राइट। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से वो बॉडी गिरती है। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इसका जो वाई एक्सिस पे होना चाहिए वो होना चाहिए वेलोसिटी। ये बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। उसका स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई बॉडी एयर की मौजूदगी में गिर रही हो तो डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब होता है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। दैट मीन्स समबडी इज फॉलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसका आंसर क्या होना चाहिए, वाई स्पीड एंड एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। ऑलराइट, सो द आंसर इज डी। अगर आप और ऑप्शंस कंसिडर करना भी चाहें तो लेट्स से आप कहते हैं कि सर ये डिस्टेंस क्यों नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए क्यों नहीं है। तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन नहीं बल्कि स्पीड रिप्रेजेंट करता है। कोई बॉडी अगर गिर रहा हो, फॉलिंग बॉडी की क्या डिक्रीजिंग स्पीड होती है, नहीं, इंक्रीजिंग स्पीड होती है। तो ये ए नहीं हो सकता, बी भी इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। ओके, और अगर स्पीड है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मुझे ये भी बता दें, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो यानी कि एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड हो तो कैसा ग्राफ होता है स्पीड टाइम ग्राफ। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है स्पीड टाइम, ये देखें, लाइक दिस, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या शो, ये स्पीड टाइम ग्राफ है फॉर अ बॉडी दैट इज फॉलिंग व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आई होप ये दो बातें याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगी। नहीं याद है तो आप भी जाके कहीं लिख लो, बल्कि एक काम करो, एक साथ पहले हम लिख लेते हैं। ऑल्दो ये बहुत पुरानी कॉमन सी बात है। ओहो, यहाँ पे मैं पेज अगर ऐड करना हो मुझे, यहाँ नहीं करता, यहाँ कर लेता हूँ। चलो, तो ये कॉमन सी क्या बता रहा था मैं, कि यहाँ आ जाता हूँ जी। तो मैं ये बता रहा था कि जरा ग्राफ थोड़े से रिकैप कर लो यार, अगर नहीं रिकैप हुए हुए तो। ठीक है, ये है कोई ठीक है, कुछ ग्राफ बना लेता हूँ। स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम कह लो, और ये है डिस्टेंस टाइम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक बॉडी गिर रही है इन द प्रेजेंस, फॉलिंग बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एयर, फॉलिंग बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरती है तो स्ट्रेट लाइन हो रही है। तो इसका जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो इफ अ बॉडी इज फॉलिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो इस तरह होना चाहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड। तो अगर कोई बॉडी गिरी तो इंक्रीजिंग स्पीड है तो स्लोप भी कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। तो ये इस तरह का होना चाहिए उसका स्लोप, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसी को मैं जरा कॉपी कर लूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। आवाज आ रही है मेरी, जरा मुझे कंफर्म करते रहा करें, ठीक है, वरना पता है जी आ रही है। ठीक है, तो ये मुझे बाबा स्क्रीन चेंज करके देखना पड़ता है आवाज आ रही है कि नहीं। ये आपको करते रहना है, वरना क्या होगा, मैं जो है वो अपने आप ही पढ़ाता रहूंगा। अच्छा जी, ये हो गया। चलो, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो, अब मुझे बताओ कि इफ अ बॉडी इज फॉलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अब क्या होगा उसका। तो भाई कोई बॉडी फॉल करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही होती है। इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, लाइक दिस, सही है। इनिशियल स्लोप इसका वही होता है, ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, इनिशियल स्लोप जितना उसका है इसका इतना होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोप डिक्रीज होता है। तो इनिशियल स्लोप इसका कितना होगा पता है, उसकी मैग्नीट्यूड 9.81। यहाँ पे थ्रू आउट मैग्नीट्यूड 9.81 होगा स्लोप का। यहाँ पे इनिशियल स्लोप 9.81 है, यहाँ पे डिक्रीज होते 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 अल्टीमेटली जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है तो एक्सेलरेशन स्लोप उसका जीरो हो जाता है, ठीक है।
टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, कैसे पता चलेगा? ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, मतलब पहुंच गए। नहीं हुई हॉरिजॉन्टल, मतलब नहीं पहुंचे। ठीक है। अच्छा, लेकिन क्योंकि स्पीड इसकी अभी भी बढ़ रही है, इसका स्लोप अभी भी यही होगा। We cannot tell what is the acceleration like. Is it decreasing acceleration, increasing acceleration? If it's acceleration, if the speed is increasing, the slope should be increasing. ठीक है। तो ऊपर वाला था एब्सेंस ऑफ, नीचे वाला था प्रेजेंस ऑफ। चले जी, अब हो रही है लंबी, तो इसलिए हम चले जाते हैं वापस एक क्वेश्चन के ऊपर। ओहो जी, तो पहले पार्ट का आंसर है, क्या आंसर है भाई? डी, पहले क्वेश्चन। आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द ग्राफ विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट। If speed is increasing at a constant rate, what is that called? That is called constant acceleration. Agreed? तो ये सब इसमें constant acceleration कौन है? A, yes, A is constant acceleration. क्यों? Because ये देखें constant acceleration है, y axis पे acceleration ये शो करे constant acceleration। हाँ, अगर ये speed time ग्राफ होता तो constant acceleration कैसे शो करता? अगर ये speed time ग्राफ होता तो यूं शो करते constant acceleration। ठीक है, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ओके जी। तो हम लोग थे कहाँ पे? मैं बता रहा था कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। जी भाई, तो क्या आंसर हो गया यार? इसका आंसर ए होगा। आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा डिटेल ना करूँ, बस उसी क्वेश्चन तक रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखो, ये डिटेल करनी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आवाज आ रही है ना भाई मेरी? जरा मुझे कंफर्म करते रहे प्लीज। यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें जरा जल्दी से एकदम। क्वेश्चन 3 पढ़, इसकी डायग्राम में बना लेता हूँ, इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे है कोई क्लिप, यहाँ से एक बॉल थ्रो की गई है अपवर्ड्स। अब मैं इनके कुछ नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये टॉप ऑफ अ क्लिफ है ए, मैक्सिमम हाइट पे बॉल पहुंचेगी बी, वापस सेम लेवल पे आ जाएगी सी, और जाके जमीन सी पे हिट कर जाएगी एट डी। क्लियर है? दिस इज पॉइंट डी। डी को जरा वहां से लिख लेते हैं, दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। नाउ दिस इज अ क्लिफ, इसके टॉप से स्टोन को थ्रो किए अपवर्ड्स। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, हम सबको पता है वेलोसिटी मोमेंटरीली जीरो हो जाती है, यानी कि ये है वो पॉइंट बी। तो यहाँ पे जरा मैं मार्क कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, क्योंकि किसी ना किसी वेलोसिटी से बॉल फेंकी गई है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, ये पॉइंट बी है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है,
अब सी कहाँ होगा? तो देखो जो ये एरिया अंडर द ग्राफ है ये शो कर रहा है डिस्टेंस, है ना? एरिया अंडर द ग्राफ स्पीड टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस शो करता है। तो ये डिस्टेंस शो कर रहा है ए टू बी, तो फिर बी टू सी भी तो इतना ही डिस्टेंस होगा रफली, तो मैं वो यहाँ बना लेता हूँ। डू यू अग्री कि ये डिस्टेंस भी बराबर होगा इसके? ये डिस्टेंस है बी टू सी और दोनों सेम डिस्टेंस है। फिर जितने बॉल ऊपर जाएगी क्लिफ से उतने ही नीचे आएगी, तो क्लिफ तक उतनी हाइट होगी। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जिसको अभी मैं यहाँ टेम्पररी पेन से बना रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस है? ये है C to D which is also the height of the cliff. Agreed? The C to D which is the height of the cliff, this is this extra distance. तो ये कैसे आएगा? ये आएगा R में से, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया का नाम है R, उसमें से ये माइनस कर लो, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है जिसका नाम इन्होंने रखा है S। तो R में से S माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा ना हाइट ऑफ द क्लिफ, और यही पूछा है उसने। क्या पूछा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द सी? सी से टॉप ऑफ द क्लिफ ये नहीं पूछा। अगर उससे पूछा होता ना व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द सी, तो वो ये डिस्टेंस पूछ रही थी विच वाज टोटल R, यानी कि मैक्सिमम हाइट बी से लेके सी तक पहुंचने तक का डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर लू ना सी, तो ये पॉइंट है कहीं सी लेट्स से, और ये है पॉइंट डी। तो ये जो सी से डी का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये है हाइट ऑफ द क्लिफ। इज इट क्लियर? द आंसर इज R minus S। समझ आ गया? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ भाई, ये डायग्राम को तुम समझ आया कि नहीं आया? टॉप ऑफ अ क्लिफ से एक बॉल फेंकी गई है ऊपर, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो वो ये पॉइंट था, उसके बाद उतना ही डिस्टेंस नीचे आई होगी तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, एस के बराबर है ये डिस्टेंस। और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि क्लिफ के टॉप से जमीन सी तक जाने तक का है, ये है ये वाला डिस्टेंस विच इज R minus S। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब कोई सवाल नहीं, मतलब समझ आ गया? क्वेश्चन 4 सिर्फ S? हाँ बेटा सिर्फ S डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, टॉप ऑफ द क्लिफ से लेके मैक्सिमम हाइट तक, या फिर मैक्सिमम हाइट से लेके अगेन टॉप ऑफ द क्लिफ तक, ये डिस्टेंस है S। दिस इज आल्सो S, दिस इज आल्सो S। गॉट दिस? उसने हमसे कौन सा डिस्टेंस पूछा है? एस और सेम चीज नहीं होगी? ओ क्या समझ चीज? गई, सही है, ओके। So this is top of the cliff, this is the sea, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था। Alright. चले क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिकल इज मूविंग, ये आई थिंक सेम क्वेश्चन है, बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही चीज यहाँ लिखी हुई थी, तो लिखी हुई थी इंक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड बोलो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो, एक ही बात होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये तो इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड, तो जीरो स्लोप का मतलब है जीरो स्पीड। इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, जीरो स्लोप का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट स्पीड होगा। इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्लोप है ये, तो ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द आंसर इज सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा, कौन बता रहा है? Who can tell me the answer to question number 5? जी भाई, who's telling? Anybody? बात है। सर इसका जवाब ए है। तो ये आपको कंफर्म है? जी सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर वो ऊपर जाके जीरो हो जाता है ना, क्या क्या जीरो है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है? क्या जी जीरो है? सर, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है शायद वो जीरो हो जाता है। सर बी नहीं होगा? नहीं, 5 का आंसर सही है, लेकिन उसका रीजन इसको नहीं पता।
रीजन क्या सर सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो एक्सेलरेशन होती है। जी देखो, थ्रू आउट द जर्नी, भले ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए भी नहीं होता ना, ये ऑप्शन करेक्ट है, नॉट जस्ट फॉर द हाईएस्ट पॉइंट, इट इज करेक्ट फॉर हेयर आल्सो। दिस लेट्स से दिस इज पॉइंट डब्ल्यू पे भी अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल, यार एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं। चलो पहले इसका सिर्फ आंसर सुन लो, इससे पहले कि मैं लंबी करूं। पॉइंट डब्ल्यू पे कोई भी पॉइंट उठा लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि नहीं होती? इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट? है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द जर्नी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। इट इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर द हाईएस्ट पॉइंट बट फॉर एनी पॉइंट। अगर आपको वेक्टर्स वाली बात हो तो यहाँ पे अगर वेक्टर की लेंथ इतनी बनेगी तो हर जगह वेक्टर की लेंथ सेम बनेगी। यहाँ पे भी वेक्टर की लेंथ अगर मैं बनाऊं ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वेक्टर बनाऊं, तो आप थ्रू आउट द जर्नी हर जगह सेम लेंथ बनाओगे, क्योंकि लेंथ शो करती है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी का वेक्टर बनाने को बोलूं तो देखो यहाँ पे कैसा वेक्टर है, देखना जरा। यहाँ पे देखो, ओ पे वर्टिकल वेलोसिटी का वेक्टर मैंने ये बनाया है, यहाँ चेक करो क्या बना रहा हूं। आप नोटिस करें इसकी हाइट कम हो रही। क्यू पे वर्टिकल वेलोसिटी का वेक्टर कितना बड़ा बनाना चाहिए? क्यू पे पर बनाना ही नहीं चाहिए। बनाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। सर और 0 हो फिर ये, जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। हाँ ये बात समझ में आ रही है, फिर बढ़ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वेक्टर की लेंथ थ्रू आउट द जर्नी क्या रहेगी? सेम। अगर कांस्टेंट हो जाएगी ना हॉरिजॉन्टल, सर? हाँ, तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो इसका क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है? 0। तो पार्ट ए तो समझ में आ गया। पार्ट बी कह रहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। नहीं भाई, वर्टिकल वेलोसिटी 0। ये एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, नॉट द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये बोलना सही है एट क्यू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0? क्या ये बोलना सही है? व्हाट इज द टोटल वेलोसिटी का फॉर्मूला फॉर एनी पॉइंट? यू रिमेंबर दिस? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टोटल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों पता होनी चाहिए, राइट? ये फॉर्मूला किसका है आप लोगों को याद है? रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात ये बताओ कि ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है, क्या ये भी 0 होता है? नहीं। तो अगर ये 0 नहीं होता इसका मतलब वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी। तो अगर if the at highest point the ball has some velocity, if the velocity is not 0, that means the kinetic energy will also not be 0, and the momentum will also not be 0, because momentum के फॉर्मूला में mass into velocity होती है। तो ये जो velocity है, टोटल velocity, ये तो नहीं लिखा हुआ horizontal momentum या vertical, और vertical momentum 0 होता है, horizontal momentum 0 नहीं है। Is it clear? चलो आगे क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आप लोगों से नहीं होगा। चलो, आई एम गिविंग यू 2 minutes to try this question and I'm sure you won't be able to inshallah do this. ट्राई करें इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 पे नहीं कर पाएंगे जी भाई। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। क्या आंसर है? डी। हाँ डी। चलो गुड, कोई तो ए स्टार आ रहा है। अब सुनो सुनो, देखो आपको इसके 2-3 तरीके हो सकते थे करने के, बिकॉज वी हैव मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशन जिससे एक्सेलरेशन आता है। लेकिन ऑप्शंस में भी देखना है कौन कौन सी किस के टर्म्स में एक्सप्रेस हुआ है आंसर। मुझे देखो आंसर में कहीं भी एक्स नजर नहीं आ रहा। मैं जरा क्वेश्चन एक दफा आपको समझा दूं। क्वेश्चन में कह रहा है स्टील बॉल जो है ना हमने यहाँ रखी हुई है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि यहाँ से रिलीज की गई है। रिलीज करने का मतलब होता है वैसे ही इनिशियल स्पीड 0, और अगर बोल भी दिया आगे कंफर्म करने के लिए फ्रॉम रेस्ट, और वो यहाँ पहुंचती है पॉइंट बी पर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दौरानिया है वो है t1, सही। ए से बी आने का टाइम है t1, और ए से सी जाने का बॉल को टाइम लगा है t2। ए से सी, ठीक है, नॉट बी से सी, ए से सी जाने का टाइम लगा है t2। इसको सी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन में आप पढ़ लें, ये समझिए लिखा हुआ। ऑलराइट, अब कह रहा है हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगी? तो याद रखो जो एक्सेलरेशन के हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जरा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली जर्नी है ना ये। मुझे कैसे पता चला? बॉल जो है वो क्या कहते हैं, अर्थ के ऊपर गिरी है शॉर्ट डिस्टेंस, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली जर्नी है। ओके, अब क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एक्सेलरेशन जिसमें आता है? तो एक तो है ए v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। एक तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज हो सकती है जब कोई बॉडी गिरती है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरती है। तो एक है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एक है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एक है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीनों में a आता है, ठीक है। तो मैं कौन सी वाली इक्वेशन पिक करूं, दैट्स द क्वेश्चन। तो देखो अगर मैं ये पूरी जर्नी ले लूं फ्रॉम ए टू सी, तो फायदा ये होगा कि मेरे पास u हो जाएगा 0। अगर u 0 होगा ये पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लेट्स से इक्वेशन 3 पिक कर रहा हूँ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और उसको लगा रहा हूँ फ्रॉम जर्नी ए टू सी वाली जर्नी पे लगा रहा हूँ, और ट्राई करता हूँ क्या आंसर आता है। तो ए टू सी जर्नी की इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये पूरा चीज 0 हो जाएगा, ut वाली पार्ट 0 हो जाएगी। ए से सी जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है h प्लस एक्स। अब मसले की बात ये, ऑप्शन में कहीं भी मुझे x नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। चले वो बाद में कर लूंगा, फिलहाल मैं इसको लिखूं तो सही। फिर हो जाएगा हाफ a, और ये टाइम कौन सा ए से सी का टाइम है t2, ठीक है। तो ये आ गई एक इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं a को सब्जेक्ट बना लूं, अगर मैं यहाँ से a को सब्जेक्ट बना लूं तो इक्वेशन क्या बनेगी? आए जरा, मुझे इसके लिए थोड़ी खाली जगह चाहिए, तो मैं वो यहाँ पे कर लेता हूँ खाली जगह, तो यहाँ पे मिल जाएगी। ये पॉइंट का क्या नाम रखा था हमने? सी। ओके, तो यहाँ से अगर मैं a को सब्जेक्ट बना लूं तो वो क्या होगा? थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको यहीं रहने दो। तो पहले मैं ये करता हूँ, मैं कहीं से x को लेकर आ जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट द आंसर इन x। तो मुझे x को कहीं से लेकर आना है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं a से b जर्नी में एक और दफा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूँ। यू भी कर सकता हूँ, a से b जर्नी की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो a से b जर्नी की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? s आ जाएगा कि नहीं? a से b जर्नी में अगर मैं ये लगाऊं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो सेम है ना, s की जगह पे लिख रहा हूँ x, ये अगेन 0 हो जाएगा क्योंकि a से b जर्नी का u भी 0 है, हाफ a, और टाइम क्या रखूंगा? t1 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता? ठीक है, x की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बस आ जाएगा आंसर, खत्म। सिंप्लीफाई करना है आपसे, तो यहाँ पे x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो आई होप मेरे पास यहाँ जगह बचे। तो मैं, हो सकता है बाकी इक्वेशन मोशन से भी हो सके, मैंने इसको पिक करके कर लिया। चलो अब मैं x की जगह पे देखो ये लिख रहा हूँ, तो h प्लस x की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? हाफ t1 स्क्वायर, ठीक है, ये t1 है, इक्वल्स टू हाफ t2 स्क्वायर। बस यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लें, इस पूरे को जो है हाफ t1 स्क्वायर को राइट पे ले जाए, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू हाफ t2 स्क्वायर माइनस हाफ t1 स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ और a कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये मैं यहाँ कर लेता हूँ, h इज इक्वल टू हाफ और a कॉमन आ गया, अंदर बच गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। यहाँ से a को सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा 2h अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ये तो हो गया एक आधा तरीका, वन ऑफ द वेज। और भी इसके तरीके हो सकते हैं जिससे आंसर आया ठीक, लेकिन आप सोचे, आप बोले सर मैं यहाँ पे अगर छोड़ दूं आंसर तो गलत है ना भाई। आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है, ऑप्शंस में एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आ रहा है और ऑप्शन में एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने भी यही इक्वेशन में मोशन पिक की थी या कितना आपने किसी और इक्वेशन से किया है? नहीं सर, इसकी इक्वेशन से किया था। ठीक है, अब दूसरी से करते हैं ना, और लंबा होने के चांसेस थे, क्योंकि हमारे पास v नहीं है, वो वाली नहीं पिक कर सकते जिसमें v हो, क्योंकि v हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से वो पिक नहीं की। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आई एम श्योर डिफिकल्ट था, तो इसलिए ये
इस तरह के क्वेश्चंस आपको तंग करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी क्वेश्चंस आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन सब मुश्किल नहीं होंगे, मैं अभी से बता दूं। 40 में से कितने क्वेश्चन मुश्किल होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। 40 में से 4 सवाल मुश्किल होते हैं मैक्स, 5 कर लो, ठीक है, वो मुश्किल होता है, कोई मसला नहीं। आपको वैसे ही ये मिल जाएगा, आप 33 34 ले आए, आपका ये आ जाएगा FP1। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम, देखो कितना बच्चों वाला सवाल है। कह रहा है अगर वो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर गिरती है नियर द अर्थ सरफेस तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। मैंने बोला था हर दफा जब भी कोई ग्राफ दिया उसका स्लोप लिख लिया करो, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्लोप का क्या मतलब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वो एब्सेंस ऑफ एयर में गिर रही है। फिर क्या कह रहा है आगे, which graph shows the variation with time of the speed of the same ball falling in air, this time the ball is falling in air, क्या आंसर होगा। this is in the absence of air, now this is in presence of air, क्या आंसर होगा बताओ जी भाई। सर बी हो सकता है, क्या बी बी। सेकंड ऑप्शन। यस। वैसे आपकी बात काफी हद तक सही है लेकिन आंसर बी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सर सी आंसर। सी हो जाएगा फिर सर। अच्छा मुझे बताओ, देखो या तो आंसर बी है या तो डी है, ना तो ए हो सकता है, नहीं ए भी हो सकता था, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अब तो बिल्कुल ऑपोजिट बता रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जब कोई बॉडी एयर में गिरती है तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से गिरती है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग। तो अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से गिरती है तो स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए। ए में भी डिक्रीजिंग स्लोप है, बी में भी डिक्रीजिंग स्लोप है, नोटिस करें, और डी में भी डिक्रीजिंग स्लोप। लेकिन कौन सा वाला डिक्रीजिंग स्लोप करेक्ट है, ये क्वेश्चन। तो अब जरा नोटिस करो ए में क्या टेंशन क्या हो रहा है। ए में शो कर रहा है कि जब बॉल शुरू में गिरी थी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरी थी, अचानक कोई हवा में कुछ हुआ है। तो भाई थ्रू आउट हवा थी ना, तो थ्रू आउट डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए था। तो ये तो नहीं हो सकता थोड़ी देर के लिए हवा नहीं थी अचानक हवा आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। थ्रू आउट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से गिरना शुरू होता, तो ए इसलिए रॉन्ग, बिकॉज वो शो कर रहा है थोड़ी शुरू में एब्सेंस ऑफ एयर है और अचानक प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा बी में भी थ्रू आउट डिक्रीजिंग स्लोप है और डी में भी थ्रू आउट डिक्रीजिंग स्लोप। अब कौन सा वाला करेक्ट, बी और डी में कौन सा वाला करेक्ट। देखो बी में क्या शो कर रहा है, शुरू का स्लोप ये वाले स्लोप से ज्यादा है, यानी कि ये स्लोप होगा 9.81, इसका ग्रेडियंट 9.81। इसका अगर आप नोटिस करें ये शो कर रहा है हवा की मौजूदगी में शुरू में क्या स्लोप ज्यादा होगा। ये डॉटेड लाइन वही वाली लाइन है जो यहाँ शो की हुई है, ये जो डॉटेड लाइन है चारों ग्राफ में ये एब्सेंस ऑफ एयर वाली डॉटेड लाइन है, ताकि इससे कंपैरिजन करें। तो देखो शुरू में यही स्लोप होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी बता रहा है शुरू का स्लोप वाज सेम एज इन द एब्सेंस ऑफ एयर and gradually the slope started to decrease. Got this? Because when the ball falls in the absence of air also इसका initial acceleration 9.81 होती है, just like in the absence of air it is 9.81, but then 9.81 से कम होते 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 जीरो हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि जब बॉल हवा में गिरती है तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से गिरती है, ऐसा नहीं होता। क्लियर है, क्लियर है क्यों आंसर डी है, समझ में आ गया। So initial acceleration is 9.81, same as in the absence of air, and then slowly the acceleration starts to decrease, the slope starts to decrease, but the initial slope should be the same for both. So over here in part D the initial slope is same for both, in part B it is not. In part A the slope remains same for quite a long time, that is also not correct. ठीक है, just the initial slope should be same. All right, clear है भाई, बताएं। लग रहा है भी नहीं। यस सर। ओके खैर, क्वेश्चन नंबर 8 इज इजी क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन टाइम बचाएंगे। क्वेश्चन 8 का क्या आंसर होगा, ओ लेवल का क्वेश्चन। कौन है स्केलर क्वांटिटी,
कौन है भाई? Mass. यस, मास। ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका भी बताया था। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इवन इफ वन ऑफ द क्वांटिटीज इज वेक्टर क्वांटिटी, द होल थिंग बिकम्स वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर होते हैं तो वो स्केलर हो जाता है। याद है ये वाली बात? फॉर एग्जांपल, नहीं सर, रिमाइंड करा दें। पावर। पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? कौन बता रहा है? इसका फॉर्मूला याद करो, फोर्स इनटू Scalar. वेलोसिटी। Scalar. जी, पावर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है फोर्स या वेक्टर होती है? हाँ, फोर्स कौन सी Vector. क्वांटिटी है भाई? वेक्टर। और वेलोसिटी? Vector. तो वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट क्या बनाता है? Scalar. जी, स्केलर बनाता है। ठीक है। अगर दोनों वेक्टर्स हो तो स्केलर, कोई एक वेक्टर हो तो वो वेक्टर है। ठीक है। और अगर दोनों स्केलर हो तो भी स्केलर। जिस तरह नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, इस तरह की बात समझ में है। मैं कहता हूँ जो नेगेटिव है ना वो एक वेक्टर चीज है। नेगेटिव को वेक्टर मान के अब समझ लो। जैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव, पॉजिटिव है स्केलर। ठीक है, इस तरह याद कर लो। पॉजिटिव स्केलर होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, दो स्केलर हैं, दोनों क्वांटिटीज स्केलर है, तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर भी स्केलर आएगा। पॉजिटिव 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 ही रहता है। लेकिन दो वेक्टर हैं तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। आई होप ये वाली तरीका समझ। फाइक, इज इट क्लियर टू यू? जी एक सर जी। एग्जाम्पल। अच्छा, वैसे पावर का एक फॉर्मूला कोई बच्चा ये भी यूज कर सकता था, वो वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर और स्केलर क्या बनाएंगे? जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव बनाते हैं, स्केलर और स्केलर भी स्केलर ही Scalar. बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्क क्यों स्केलर क्वांटिटी है? अगर मैं वर्क का फॉर्मूला आपको बोलूं, बताओ क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस होता है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन में अगर आप डिस्टेंस बोलेंगे तो फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलना पड़ता है, वरना ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ वर्क क्यों स्केलर है? क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर और वेक्टर, नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है भाई कि नहीं? है ना? टाइम काफी लगा दिया इस बात पे। चलो अब आगे चलते। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। बता दें भाई, क्वेश्चन 9 ये अक्सर बच्चों ने देखा होता है किसी ना किसी मॉक के पेपर में, या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सबने देखा हुआ है। एनीवे ये है, देखो भाई, एक बॉल को फेंका गया है यू की इनिशियल स्पीड से। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या होगा? वो होगा यू कॉस अल्फा। और उसका जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना वो होगा यू साइन अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो थ्रू आउट जर्नी सेम ही रहता है, इसलिए आफ्टर सम टाइम t also the horizontal component will remain the same. Either it's going to be option A or it's going to be option C, because in both these options the horizontal component is u cos alpha even after some time t. ठीक है। कुछ टाइम गुजरने के बाद भी, जब ये बॉल काफी आगे पहुंच चुका होगा, लेट्स से ये उसकी जर्नी है, लेट्स से यहाँ वो पहुंच चुका है, यहाँ पे टाइम t गुजर चुका है, अभी भी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? u cos alpha। ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाता है। रिमेंबर, वर्टिकल कंपोनेंट बॉल का कम होता रहता है, कम होता रहता है। ठीक है। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा भाई कुछ टाइम के बाद? तो आप बोलेंगे आफ्टर सम टाइम व्हाट बी द फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? तो आप बोलेंगे 0 हो जाएगी u। सर। नहीं बेटा, ये थोड़ी बोला मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बोला है? बोला आफ्टर ओ सम अच्छा टाइम चल। t। तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा लो, तो uy प्लस ay इंटू t। ठीक है। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर सम टाइम।
Now what is ui? ui is u sin alpha minus 9.81 t. और 9.81 को ये लोग g बोलते हैं तो हम भी g लिखते हैं, तो माइनस जी टी. ठीक है, क्लियर है? This is some after some time the vertical velocity will be u sin alpha minus gt. Is it clear? So the answer is C. सही है? The answer is C. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 10 वेलोसिटी. अच्छा यार एक बात याद कर लो सब लोग, ठीक है? मैं जरा इसका भी आपको बता देता हूँ. मुझे बताओ, एक ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और डिस्प्ले, याद है मैंने इसका आपको उस दिन भी एक दफा बताया हुआ है कि यू टर्न, मैंने बताया यू टर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बोथ द ग्राफ्स. ठीक है, मैं यहाँ दो ग्राफ्स बना रहा हूँ, मैं इधर जैसे भी बन रहे हैं बस देख रहे हैं. एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक है वेलोसिटी टाइम, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. चलो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे यू टर्न कहाँ होता है? यू टर्न कहाँ होता है, कौन बता रहा? अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा आपसे कुछ. और यहाँ पे यू टर्न कहाँ होता है? x0 होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. बिल्कुल सही है, यानी कि जहाँ पे x 0 होना वहां पे, यानी कि जहाँ पे वो कट करे x एक्सिस को. ठीक है, और x 0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? x 0 नहीं, एट द x इंटरसेप्ट बोल दो, एट द x इंटरसेप्ट, यानी कि दैट इज व्हेन ग्राफ jumps from above x axis to below x axis. जैसे कि मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं, लेट्स से ये है, ठीक है, और ये है, इसमें यू टर्न कहाँ पर है पता है आपको? यू टर्न है यहाँ पर, जहाँ मैंने हाईलाइट कर रहा था. ये है यू टर्न, अग्री? ये है यू टर्न, सही कह रहा हूँ? मुझे बताओ ब्रेक कहाँ लगी है? ये तो आपने बता दिया यू टर्न के बारे में. दूसरी बात बताओ, ब्रेक कहाँ लगी है? ब्रेक कहाँ लगी? कहाँ गाड़ी ने ब्रेक लगाया? कौन से पॉइंट? यार उसकी पीक पे. बिल्कुल पीक पे. ये जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं दूसरे पे, ये शो कर रहा है ब्रेक. कैसे पता चला? क्योंकि द मोमेंट व्हाट, क्या बता रहा था? द मोमेंट वेलोसिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज, यानी कि द मोमेंट द ग्राफ अप्रोचेस द एक्स एक्सिस, इसी तरह यहाँ पे भी ब्रेक लगी है. ठीक है, तो ब्रेक कहाँ लगी है? क्या लिखेंगे हम? when graph starts to approach x-axis, graph starts to approach x-axis, ये शो कर रहा है ब्रेक लग चुके हैं. जैसे ग्राफ x-axis को अप्रोच करना शुरू, यानी कि पीक, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट, जो भी ग्राफ का हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट, जैसे इन्होंने कहा पीक है, दैट शोज ब्रेक पॉइंट. ठीक हो गई बात? ये दो बातें आपको आई होप याद रहेंगी. अब जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे यू टर्न कहाँ होता है, ये बताएं. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यू टर्न कहाँ होता है? सर वो नेगेटिव में चला जाता है. ना, आप सोचो आप 3 मीटर राइट पे गए और फिर आपने यू टर्न ले लिया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट, जी, अब आपकी डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगी ना. द मोमेंट यू टेक अ यू टर्न, आपकी डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाती है. आप पहले जाते हैं 1 2 3, फिर आते हैं 3 2 1 0, है ना? तो ये देखो, अगर ये
यही ग्राफ अगर मैं यहाँ बना दूं, एक ग्राफ अगर मैं यहाँ बना दूं तो इसका यू टर्न पता है कहाँ होता है? ये होता है एट द पीक, ये वही हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट। ऑलराइट, तो इसका ये जो पॉइंट है जो वहां पे ब्रेक शो करता है वो यहाँ पे क्या शो करता है? यू टर्न। क्या हो रहा है? ठीक है, ये बात क्लियर है, याद रखोगे कि नहीं? ये पॉइंट यू टर्न शो कर रहा है और ये पॉइंट क्या शो करता है, ये कौन बता रहा है? ये बताए कौन बताएगा? फाइक आप बताओ, ये पॉइंट क्या शो करेगा? सर जीरो डिस्प्लेसमेंट। जब वो सेम जगह पे वापसी आ गया, मतलब घूम के। वेरी गुड, रिटर्न टू सेम पोजीशन। यू टर्न लेने के बाद ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, सही। तो वेलोसिटी, अच्छा आप लोग इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं वेलोसिटी और स्पीड। ये शो कर रहा है कि वो बंदा जो है ना वो दूर गया था और अब वापस आना शुरू हो चुका है अपने ओरिजिनल पॉइंट पे। ये ए है और ये सी है और ये बी है, तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे यू टर्न ले लिया बी पे, पीक के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, और यहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आएगा। और फिर सी को भी क्रॉस कर दे अगर, तो वो जा रहा है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। फिर ये पॉइंट डी है जो कि ये पॉइंट है और वहां से वापस यू टर्न ले रहा है और वापस इधर आ गया ई पर, और ये पॉइंट ई अगेन जीरो डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही है बात? इसको लोग बोलते हैं सर फिर यहाँ पे भी यही मतलब होगा। नहीं भाई, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की इंटरप्रिटेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो नहीं है। ये पॉइंट ये नहीं शो करता कि गाड़ी ने यू टर्न ले ली है, बल्कि ये शो कर रहा है गाड़ी अभी भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बस ब्रेक लगा दी है गाड़ी ने, जा रही है अभी भी स्ट्रेट लाइन में है। हाँ, यहाँ जाके गाड़ी ने यू टर्न लिया। गॉट दिस? ये याद रखना आप कुछ बात है। चलो, और ये यू टर्न का डिस्कस कर लिया, और क्या डिस्कस करना है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटर्न टू सेम स्पॉट। चलो अब आ जाओ यार, ये कहाँ शुरू हुआ था मैं वहां से। चलो अब इसको आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 10 को। होपफुली अब आप लोग कर लो। चलो क्वेश्चन 10 को आंसर है जी भाई। सी। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है? सर सी है जी, द आंसर इज सी। ठीक है, ये शुक्र है कहीं पे भी अभी तक यू टर्न नहीं हुआ है, लाइन अभी भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। हाँ, अब अगर ग्राफ नीचे आ जाता ना तो इसका मतलब था यू टर्न हो गया, लेकिन ग्राफ ने जंप नहीं किया है पॉजिटिव से नेगेटिव, अभी तो गाड़ी से जीरो वेलोसिटी हुई। हो सकता है वापस यूं निकल जाता, तो अभी तक नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी मूव करी, यू टर्न ले लिया। अगर पॉजिटिव वेलोसिटी से गाड़ी नेगेटिव वेलोसिटी में चली जाए, मतलब गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, तो अभी तक नेगेटिव वेलोसिटी नहीं हुई है, जीरो हुई है, मतलब गाड़ी रुक गई थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड। तो इनका आंसर हम आंसर कर सकते हैं, इनके ग्राफ का आंसर कर सकते हैं हम अगर हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन हो। तो देखो यहाँ पे शो कर रहा है ये कि इंक्रीजिंग स्पीड है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो शुरू का स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इंक्रीजिंग स्लोप। तो बी और डी तो हो गए रॉन्ग। फिर शो कर रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर स्लोप भी कैसा होना चाहिए? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्लोप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए। ये भी कांस्टेंट स्लोप है, ये भी कांस्टेंट स्लोप है, यहाँ तक भी सही है। लेकिन ऑल दो यहाँ पे एक मसला है कि यार ये शो कर रहा है यहाँ की स्पीड ज्यादा थी, अचानक स्पीड कम हो गई। स्पीड का मैग्नीट्यूड कम नहीं हुआ, हालांकि जितना मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड मेंटेन हुआ है। तो यहाँ पे स्लोप मेंटेन होना चाहिए, जितना यहाँ का स्लोप है वही स्लोप मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे देखो स्लोप मेंटेन हुआ है, बल्कि क्या बना ये क्या बना है? चम्मच, जो कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चम्मच क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे इतना स्लोप यहाँ तक पहुंच गया था। स्लोप रिप्रेजेंट स्पीड, यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, अचानक मैग्नीट्यूड झटका लग गया और मैग्नीट्यूड कम हो गया। ऐसा नहीं हुआ, यहीं से नजर आ रहा है ये गलत है, लेकिन फर्दर आगे ये बात कंफर्म हो जाएगी इस पॉइंट के बाद कि ये शो कर रहा है यहाँ पे यू टर्न ले लिया गया, हालांकि कहीं पे भी यू टर्न नहीं लिया। तो द आंसर इज सी। ऑलराइट, इजी।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, तो ए क्यों नहीं था उसका? क्योंकि भाई ए में ये शो कर रहा है, दो बातें गलत हैं। चलो मेन जो जो ऑब्वियस सी बात है वो ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गया, यू टर्न ले लिया गाड़ी ने इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी ने यू टर्न नहीं लिया बल्कि ब्रेक लगाया। वेलोसिटी कम हो रही है बट अभी भी गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही होगी, कम नहीं हो रही होगी, बिकॉज यू टर्न नहीं लिया गाड़ी ने। हालांकि ये शो कर रहा है कि गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गई। दिस इज ब्रेक एंड दिस इज यू टर्न, so they are not same. The displacement is increasing. The car has just applied brakes, the car is not stopped. The car stopped here, then probably took a U-turn. ठीक है? Okay, question number 11 देखिए। Remember एक ग्राफ मैंने करवाया था जिसमें मैं इसको ऐसे कराता हूँ, B1 फिर B2 B3, रिमेम्बर बॉल हिट की थी B1 पे, फिर कंप्रेस हुई B2, फिर वो डीकंप्रेस हुई B3, फिर उसने ग्राउंड को लीव किया। मैं कॉन्टैक्ट टाइम दिखाता था, तो मैंने वहां बताया था कौन सा डिस्टेंस सेम होता है। मैं अगर यहाँ ग्राफ बनाऊं, ये बॉल रिलीज हुई है फ्रॉम रेस्ट अबव हॉरिजॉन्टल, कंप्रेशन से पहले और उसके बाद का सेम डिस्टेंस होता है। हाँ ना, हिट करने के बाद से लेके अगली दफा हिट करने तक का डिस्टेंस सेम होगा ना। ये देखो यहाँ पे बॉल हिट की है, ये फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ है, बॉल जमीन को हिट की है, देखो ये बॉल जमीन को हिट कर गई। तो मैं यहाँ पे अगर इसको ABC का नाम दे दूं, लेट्स से ये A है, ये B है, so this was A, this was B। अब इन्होंने कंप्रेशन टाइम कुछ ज्यादा दिखाया नहीं, वरना ये ग्राफ आइडियली थोड़ा सा यूं स्लांट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शो कर रहा है कॉन्टैक्ट टाइम विद द ग्राउंड, लेकिन इन्होंने बोला एकदम इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट था, इंस्टेंटेनियस टकरा के निकल गई भाई फौरन। ठीक है, तो लेट्स से ये पॉइंट B है। ओहो जी भाई, ये पॉइंट B है। अच्छा, बॉल जमीन को हिट की B और वापस चली गई ऊपर। अच्छा, वापस जो ऊपर जाएगी ऑब्वियसली उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी, यहाँ तक जाएगी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट C। और फिर जब जमीन पे आएगी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट D। तो जो B से लेके C तक का डिस्टेंस है वही C से लेके D तक का डिस्टेंस होगा, लेकिन A से लेके B का डिस्टेंस ज्यादा है और B से C का कम है, क्योंकि इम्पैक्ट के नतीजे में कुछ काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो अगली दफा हाइट वो नहीं पहुंच पाती। तो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा है, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ कम है, क्योंकि इम्पैक्ट होने से पहले और इम्पैक्ट होने के बाद बॉल का डिस्टेंस में फर्क होता है। लेकिन पहले इम्पैक्ट से लेके अगले इम्पैक्ट के बीच में, क्योंकि अभी तक इस दौरान बॉल ने किसी को नहीं टकराया, तो बॉल की एनर्जी में लॉस नहीं आएगा। जितनी हाइट ऊपर जाएगी उतनी हाइट नीचे आएगी बॉल। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, द बॉल राइजेस एंड फॉल्स विद द सेम डिस्टेंस बिटवीन इम्पैक्ट्स। हाँ, इम्पैक्ट के दरमियान यानी कि इम्पैक्ट होने से पहले का डिस्टेंस और इम्पैक्ट होने के बाद का डिस्टेंस, इसमें फर्क होगा। इन बिटवीन टू इम्पैक्ट्स तो डिस्टेंस सेम होगा, बिकॉज द हाइट रेज्ड इज इक्वल टू द हाइट फॉलन। अग्रीड? अकॉर्डिंग टू माय स्मॉल स्केच दैट आई हैव ड्रॉन है, B से C का डिस्टेंस और C से D का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इम्पैक्ट होने के बाद से लेके अगले इम्पैक्ट होने तक का। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? डी होना चाहिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। बस ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, वार्म अप चल रहा है अभी से ही, पहला दिन है P1 का, आराम आराम से टॉपिक करते हैं, बाकी कल करेंगे। फ्राइडे से थोड़ा हम वो कर लेंगे, फ्राइडे से इसको नॉस पे डाल देंगे, बिकॉज अब और कोई पेपर नहीं है मेरे। थर्सडे को आखिरी मैथ्स है P2, बल्कि हम थर्सडे से शुरू कर सकते हैं, ये थोड़ी सी फास्ट अब स्पीड पकड़ेंगे, आज जरा बस यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन 12 कर लें इसके बाद, लास्ट क्वेश्चन। जी भाई, मोटरसाइकिलिस्ट, ये आप लोग ट्राई करें। मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवलिंग at 10 meters per second can bring his car to rest in a distance of this. If he had been traveling at 30, कह रहा है अगर 10 की स्पीड पे जा रहा था तो उसको 10 मीटर्स लगते हैं रुकने में, तो अगर 30 की स्पीड पे जा रहा होगा तो उसको कितना डिस्टेंस लगेगा? तो जो बच्चे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कहेंगे सर 30, लेकिन फिर कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, अगर ये इतना आसान होता तो ये P1 में क्यों पूछते।
है ना। तो ये पाकिस्तानी मेथड है पता लगाने का कि आंसर रॉन्ग है, और वैसे भी आंसर यूं तो रॉन्ग ही होगा। उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो डिस्टेंस है और ये जो है टाइम, नहीं, स्पीड और डिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। जब गाड़ी रुकती है तो ब्रेकिंग फोर्स लगाने की वजह से गाड़ी डीसेलरेट करती है, ठीक है। अगर सेम ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे हैं इसका मतलब है सेम डीसेलरेशन, इसका मतलब ये है सेम डीसेलरेशन या सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन या सेम वैल्यू ऑफ ए, सेम वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू सेम है दोनों इंस्टेंसेस में। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ, जल्दी से बता। ये भाई कैसे होगा ये सवाल, एनीबॉडी? सर 2as इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल को हम लोग 30 ले लेंगे ना, एंड देन फाइनल 0 हो जाएगी हमारी। हमारे पास ए है, देखो हमारे पास 3 डेटा होने चाहिए ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। लेट्स अज्यूम यहाँ पे सर कांस्टेंट फाइनल एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी 0 है बिकॉज कार रेस्ट पे आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड है। नहीं सर और 30 हो टाइम गई ना। है ना, पहले तो पहला पार्ट करें ना। अच्छा अच्छा ओके। यहाँ से हम पहले डीसेलरेशन देख लेते हैं कितनी है। क्यों? क्योंकि उतनी डीसेलरेशन जब वो 30 की स्पीड पे आ रहा था तब भी थी, क्योंकि उसने बोला सेम ब्रेकिंग फोर्स का मतलब है सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। टाइम भी है 10 सेकेंड। इन तीनों को यूज करके पहले तो एक्सेलरेशन देख लेते क्या है, तो वो होगी 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू ए, नहीं पता ए कितना है, डिस्टेंस 10 मीटर्स लगे हैं उसको रुकने में, फाइनल स्पीड 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड क्या है तो 10। टाइम कहाँ से आया? टाइम का है मेरे पास, नहीं सॉरी मैंने टाइम लिख लिया, ये क्या है, टाइम दिया हुआ नहीं था। हाँ नहीं दिया, टाइम नहीं है, कुछ और चीज थी। 10 डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस है 10 मीटर्स। 10 मीटर लगे उसको रुकने में जब वो इनिशियल स्पीड ऑफ 10 से आ रही थी, ठीक है। तो देखो अब मैंने ये वाली इक्वेशन यूज कर ली है 2as, इसमें a नहीं पता मुझे, इसको क्रॉस लगा लेता हूँ। डिस्टेंस पता है 10 मीटर, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 10। यहाँ से पता चलेगा कितनी डिसेलरेट कर रही थी गाड़ी, बाइक जो भी है। और अगर सेम ब्रेकिंग फोर्स यूज हुई है अगली दफा भी, तो इसका मतलब सेम वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन होगी, और इनिशियल स्पीड चेंज है उस दफा, तो पता चल जाएगा। यहाँ से पहले देख लेते हैं ब्रेकिंग फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन कितनी थी गाड़ी। तो ये आ जाएगा -100 अपॉन, यहाँ पे कुछ में 20 हो जाएगा ना सर। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 2 10 अपॉन, 20 हो गया। हाँ तो और ये हो गया एक्स आपका एक्स 5 आ गया माइनस, जवाब, -5 हाँ। यानी कि ये एक्सेलरेशन ऑफ -5 है, यानी कि डीसेलरेशन है बेसिकली। अच्छा अब अगली दफा के लिए सेकंड राउंड के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से डेटा बनाऊंगा। सेकंड राउंड में भी फाइनल स्पीड 0 है, बट इस दफा इनिशियल स्पीड 30, और पता लगाना है इस दफा कितना डिस्टेंस लगेगा उसको रुकने में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू वही हो जो पहले थी, यानी कि -5। मुझे कैसे पता चला एक्सेलरेशन की वैल्यू वही? उसने क्या बोला है, क्या बोला उसने कि सेम एक्सेलरेशन है? कैसे बोला है उसने सेम एक्सेलरेशन को? सेम ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। क्या बोला है? सेम ब्रेकिंग फोर्स का मतलब है सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक दफा वापस से इक्वेशन लगा लो, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -10s इज इक्वल्स टू -900, माइनस माइनस कैंसिल, s इज इक्वल्स टू 90 मीटर्स। क्लियर? अब मैं इसका दूसरा तरीका बताऊं, दूसरा तरीका बताऊं। इक्वेशन देखो क्या है, मैं वापस लिख रहा हूँ 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का। सुनो डायरेक्ट तरीका थोड़ा सा सुन ले सब। v दोनों दफा v 0 है, मानते हो? सर एक सवाल था। ये बेसिकली हमने जो एक्सेलरेशन निकाल ली, मतलब डी एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसके बाद हम लोग सेम इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं ना जवाब, जी तो वही तो किया है मैंने, डिस्टेंस। ठीक है, बस सही। ठीक है मैंने वही किया है ना, ठीक है।
अच्छा, अब जी मैं सर। इसका थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, पता है क्यों? क्या? क्योंकि दोनों सूत्रों में फाइनल स्पीड 0 है। अच्छा, a तो कांस्टेंट है क्योंकि सेम फोर्स है, 2 भी कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ऐसे लिख सकता है, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, अगर आप नोटिस करो है ना, 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है बिकॉज ब्रेकिंग फोर्स कांस्टेंट है, v कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो यहां से भी आप आंसर कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड कितने टाइम्स हो गई? 3 टाइम्स हो गई है कि नहीं? पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 30। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, मतलब डिस्टेंस 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। पहले 10 मीटर लगाए तो अब कितना लगेगा? 90 मीटर। दूसरा मेथड समझ में आया? जी सर। वो भी कर सकते थे अगर आप चाहें, ठीक है। चलो, अभी आप लोग काइनेमैटिक्स ट्राई करो, और कल भी मैं काइनेमैटिक्स करवाऊंगा, ठीक है। कल थोड़े से ज्यादा करेंगे हम पहले, लेकिन कल की क्लास प्रॉब्ली सुबह होगी 12 बजे, ठीक है। 12 to सर 1। पहले से बता दें, फिर उठना होता है सुबह। तो अभी से बता देता हूँ, सुबह 12 to 1, ठीक है। ओके, बाय।